ओम बिरला ने नामांकन दाखिल कर दिया है। स्पीकर पद के लिए ओम बिरला ने भरा नॉमिनेशन। एनडीए से स्पीकर पद के उम्मीदवार हैं ओम बिरला। बड़ी खबर, ओम बिरला ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार ओम बिरला ने नॉमिनेशन भरा है। तो एनडीए की तरफ से ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया गया है। और वहीं आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी इस बार स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतारा गया है। लेकिन बड़ी खबर देखिए, ओम बिरला की तरफ से नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया है स्पीकर पद के लिए। तो एनडीए से स्पीकर पद के लिए ओम बिरला की तरफ से नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया है। पिछली लोकसभा में भी ओम बिरला लोकसभा स्पीकर थे और ऐसे में 18वीं लोकसभा के लिए ओम बिरला की तरफ से स्पीकर पद के लिए उम्मीदवारी फाइल की गई है, नॉमिनेशन फाइल किया गया है। तो एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है ओम बिरला को, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में दिलचस्प मुकाबला होगा। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, ओम बिरला की तरफ से नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया है, लेकिन देखिए इस बड़ी खबर पर लगातार आप हमारे साथ बने हुए थे। दिलचस्प ये सामने निकल कर आ रहा है, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। के सुरेश होंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से लोकसभा स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार। देखिए, अब कल निश्चित रूप से कल वोटिंग की प्रक्रिया में ही फैसला हो पाएगा आखिर कौन स्पीकर बनेगा। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर बनने जा रहे हैं। जहां तक बात है विपक्ष की ओर से के सुरेश के नॉमिनेशन फाइल करने का, तो जाहिर सी बात है विपक्ष ने कन्फ्रंटेशन आज शुरू से ही शुरुआत कर दी है और साफ साफ संकेत दे दिया है कि वो हर मोर्चे पर सरकार से कन्फ्रंट करेंगे। तब जबकि सरकार की ओर से पूरी बातचीत की गई थी, विश्वास में लेने की कोशिश की गई थी और सरकार ने डिप्टी स्पीकर के पद के लिए सरकार को विपक्ष को कोई एश्योरेंस नहीं दिया था। लिहाजा विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद पर एश्योरेंस नहीं मिलने से विफर गया और पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्पीकर पद के लिए अब चुनाव हो रहा है। और स्पीकर पद के चुनाव के लिए निश्चित रूप से संख्या बल विपक्ष के पास नहीं है, लेकिन विपक्ष ये दिखाने की कोशिश करेगी, एकजुटता दिखाने की कोशिश करेगी और कम से कम कन्फ्रंट की राजनीति की शुरुआत कल से ही शुरुआत हो जाएगी। और निश्चित रूप से अब देखना यह होगा कि इस वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान क्या इंडिया गठबंधन अपने गठबंधन को इंटैक्ट रख पाती है। दूसरी तरफ क्या एनडीए के, चूंकि पहले ही बीजेडी और जेडीयू जैसे दलों ने साफ साफ कह दिया था कि केंद्र बीजेपी जो भी प्रधानमंत्री जो भी फैसला करेंगे उसके साथ है, इसलिए एनडीए में कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। लेकिन दो महत्वपूर्ण घटक दल, खासकर वाईएसआर कांग्रेस, इसकी भूमिका काफी इंपॉर्टेंट होगी। और बीजू जनता दल जो अब तक बीजेपी को सपोर्ट करते आ रही थी, मोदी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर सपोर्ट करते आ रही थी, और दोनों ही पार्टियां अपने अपने राज्यों में बीजेपी विपक्ष में, यानी विपक्ष उड़ीसा में बीजेपी सत्ता पक्ष में है और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर विपक्ष में, यानी बीजेपी सत्ता में है और वाईएसआर कांग्रेस जो है वो विपक्ष में है। ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियों की भूमिका बेहद दिलचस्प होगी। क्या कल एनडीए के बिल्कुल कमलेश, ये मैं अब समझने की कोशिश करूंगी आपसे। जिस बात का आपने जिक्र किया कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्षी पार्टी की तरफ से स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतारा गया है। ऐसे आम सहमति से स्पीकर पद का चुनाव होता था। अब आगे क्या प्रोसेस रहेगा जब दो उम्मीदवार यहां पर उतारे गए हैं पक्ष और विपक्ष की तरफ से? कल वोटिंग कैसे होगी? देखिए, कल 11 बजे पार्लियामेंट सेशन से अब शुरू होगा तो दो बक्से रखे जाएंगे और बक्सों में दोनों जो उम्मीदवार उनके नाम के बक्से होंगे और बारी बारी से वोट करने को कहा जाएगा। और जो सांसद हैं सभी सांसद अपने अपने पार्टी के निर्देश के मुताबिक वोट करेंगे। तो जाहिर सी बात है वोटिंग की प्रक्रिया, चूंकि ये 543 मेंबर हैं संसद के, तो मुश्किल से ये 2 घंटे ये 2 या 3 घंटे ये प्रक्रिया चलने वाली है। उसके बाद तकरीबन 2 बजे अनाउंस कर दिया जाएगा। जो पीठासीन अधिकारी है सेक्रेटरी जनरल, वही वोटों को गिनेंगे और गिनने के बाद ऐलान करेंगे कि लोकसभा का स्पीकर कौन होगा। क्योंकि ये पहली बार प्रक्रिया ये अपनाई जा रही, हालांकि संविधान में इस बात का प्रावधान था कि अगर सर्वसम्मति नहीं हो तो वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई जाए। ऐसी स्थिति में वोटिंग की प्रक्रिया
होगी, या फिर एक तरीका ये भी है, दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके आधार पे आपने देखा होगा संसद में जब भी किसी बिल के पारित कराने के लिए वोटिंग कराई, उस प्रक्रिया से भी अपनाया जा सकता है। लेकिन जब भी इस तरह का चुनाव होता है उसमें बैलेट बॉक्स का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखना होगा कि कल 11 बजे किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है और किस प्रक्रिया के, और चूंकि 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया था जब नए स्पीकर का ऐलान किया जाना था, इसलिए अब कल वोटिंग होगी और 11 बजे चुनाव शुरू, मतलब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और तकरीबन 3 बजे इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। अच्छा कमलेश, क्या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के ऐलान के बाद एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? हालांकि देखिए संख्या बल एनडीए के साथ है। नहीं, निश्चित रूप से मुश्किलें बढ़ेगी, इसलिए कि अब तक ऐसा होता था कि सरकार अपनी ओर से फैसला लेती थी और विपक्ष को विश्वास में लेती थी, विपक्ष को बता देती थी कि हमारा उम्मीदवार ही है, आप उसको सपोर्ट करें। लेकिन ये पहली दफा है कि विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा है और विपक्ष को ऐसे में एनडीए के सामने मुश्किल है कि अपने संख्या बल को जुटाना और संख्या बल को काउंट करना है। चूंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी अपनी बल पे अपनी सरकार में नहीं है, ऐसे में टीडीपी और जेडीयू के सदस्यों को एकजुट रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ साथ छोटे दल जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी एकजुट रखना बड़ी मुश्किल होगी। और पहली बार आप कह सकते हैं कि विश्वास मत लेने से पहले ये एक बड़ा विश्वास मत हो सकता है सरकार के लिए कि जब एनडीए का ये देखना होगा कि एनडीए के पक्ष में 293 अभी जो बहुमत का जो पक्ष है, क्या एनडीए उससे बढ़ पाता है? जो दावा किया जा रहा है कि एनडीए से 10 जो निर्दलीय सांसद भी उनको जागरूक, विपक्ष सतर्क है और जिस आशा के साथ देशवासियों ने विपक्ष को जिताया, आशीर्वाद दिया, उसी आशीर्वाद के साथ हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। आखिरी सवाल सर, क्योंकि इसके बाद में सरकार की तरफ से पीयूष गोयल सामने आए, जेडीयू के नेता ललन सिंह जी सामने आए, उन्होंने कहा कि हम तैयार थे, ये आश्वासन दिया गया था कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तब कंसेंसस से बात कर ली जाएगी, लेकिन कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं वो अड़ी रही इसी बात पर और ये शर्तों पर लोकतंत्र नहीं चलता है। देखिए, इस प्रकार की बातें हम पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं। सत्ता पक्ष कभी भी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता, सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष पर उंगलियां उठाता है। ये जब उनके 300 सांसद थे तब भी ये था, आज उनके 300 से कई सांसद कम हो गए हैं, तभी भी वही रवैया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का रवैया पहले जैसा ही है। कल के भाषण में भी आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया भर की बातें की लेकिन मणिपुर का जिक्र नहीं किया। गर्मी से कितने लोगों की मृत्यु हुई उसका जिक्र नहीं किया। नीट, नेट, COET से कितने बच्चे परेशान हैं उसका जिक्र नहीं किया। जम्मू में जो हिंसा हुआ, उत्तर पूर्वांचल। तो देखिए विपक्ष की तरफ से अब लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि ओम बिरला की तरफ से नामांकन दाखिल कर दिया गया। इस खबर पर लगातार मेरे सहयोगी कमलेश हमारे साथ बने हुए हैं जो अहम जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में देखिए जब उम्मीदवार की घोषणा विपक्ष की तरफ से भी की गई है तो ऐसे में एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती है। कमलेश, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी करें संख्या बल को लेकर। जी, ऐसे में मैंने कहा कि संख्या बल को इंटैक्ट रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी भरी, बहुत बड़ी मुश्किल होगी बीजेपी के लिए और एनडीए के घटक दलों के नेताओं के लिए। और ये भी एनडीए को प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, खासकर तब जबकि एनडीए क्लेम करती है कि 293 से ज़्यादा कई और सांसद भी उनके पक्ष में वोट कर सकते हैं। तो एक तरफ तो एनडीए के लिए काफ़ी मुश्किलें होगी और दूसरी विपक्ष को भी दिखाने के पास चुनौती होगी, ये दिखाने की कि उनका धड़ा काफ़ी मजबूत है और उनकी एकजुटता काफ़ी सुदृढ़ है। ऐसे में चूंकि कल लोकसभा स्पीकर को लेकर पहला लिटमस टेस्ट सरकार पास करने वाली है और विपक्ष हर मोर्चे पे चाहेगी कि सरकार को परीक्षा की घड़ी में डाला जाए। अब चूंकि परीक्षा की घड़ी की शुरुआत हो चुकी है सरकार को इस तरह का परीक्षा बार बार देनी पड़ेगी, तब जबकि सरकार स्ट्रैटेजी भी समझने की कोशिश करेंगे। जब विपक्ष को ये ज्ञात है कि भाई संख्या बल जो है वो एनडीए के साथ है तो आखिरकार उम्मीदवार की घोषणा क्यों की गई? क्या शक्ति प्रदर्शन दिखाने की बस कोशिश की गई कि आपने डेप्यूटी स्पीकर का पद हमें नहीं दिया, यही वजह कि हम अब इतिहास को बदलते हुए नजर आएंगे और स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार यहां पर खड़ा करेंगे? नहीं, देखिए आपको यह समझने के लिए पिछला 10 साल समझना पड़ेगा। 10 साल आप विपक्ष की भूमिका आप देख लें क्या थी। और आप चूंकि विपक्ष भारी संख्या में है और विपक्ष ये जताने की कोशिश कर रहा है कि हम विपक्ष हैं और हमारी संख्या आपसे कम नहीं है और कमोबेश इसी बात की
इस बात को जताने के लिए, जनता तक मैसेज पहुंचाने के लिए कि हम सरकार को हर मुद्दे पर कठिन परीक्षा से गुजारने के लिए मजबूर करेंगे और परीक्षा की घड़ी सरकार की कल से ही शुरू हो जाएगी। और यकीन मानिए, ये तो स्पीकर का चुनाव है, फिर अगर इस डिप्टी स्पीकर का पद का चयन हुआ तो वहाँ भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसके बाद तमाम बिलों पर जिस पर सरकार चाहती है कंसेंसस से बिल पास करा लिया जाए, उन मुद्दों पर सरकार से टकराहट निश्चित रूप से संभव होगा। और जो धाराएं या जो भी विपक्ष को लगेगा कि नागवार है, वो उन पर संशोधन करने का आवादा करेगा। आपने देखा होगा कई बार बिल जब पारित कराते हैं तो विपक्ष की ओर से संशोधन अमेंडमेंट मूव होता है। उन अमेंडमेंट पर विपक्ष अगर जोर देगी और संख्या बल अगर अमेंडमेंट में चूंकि बीजेपी विपक्ष के पास ज्यादा है, और उस अमेंडमेंट अगर मान लीजिए कि एनडीए घटक दल भी विश्वास रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार को किरकिरी का सामना करना पड़ सकता है। तमाम जानकारियां दी जा रही थी एनडीए प्रत्याशी की तरफ से, और जो वहां पर जर्नलिस्ट मौजूद थे, पत्रकारों से की तरफ से ये सवाल पूछा गया, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे और हम भी जिक्र कर रहे थे कि भाई पहली बार ये चुनाव होने जा रहा है, तो इस प्रश्न से वो फिलहाल यहाँ पर बचते हुए नजर आए, आगे की तरफ बढ़ गए। लेकिन कमलेश, हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ऐलान कर दिया गया है दोनों ही पार्टियों की तरफ से, अच्छा एनडीए गठबंधन में ओम बिरला के नाम को लेकर क्या पूरे तमाम पार्टियों की तरफ से सहमति बन गई है? क्या जो बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी के अलावा दो और, टीडीपी, जेडीयू, उससे सहमति बन गई है क्या? देखिए, एनडीए के ओम बिरला के नाम पर राजनाथ सिंह के घर पे जो पहली बैठक हुई थी एनडीए घटक दलों की, जिसमें कि राष्ट्रपति के भाषण पे चर्चा करने के लिए बुलाई गई, उसी चर्चा में ओम बिरला के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश हो गई थी। और ये जानकारी ये है कि उसके बाद खुद ही राजनाथ सिंह ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से बात की, उसके बाद नीतीश कुमार से बात की गई है। और चूंकि एनडीए के सारे फ्लोर लीडर्स उस मीटिंग में मौजूद थे, इसलिए आप कह सकते हैं सांकेतिक तौर पर या सैद्धांतिक तौर पर सहमति उसी समय ले ली गई थी। और लेकिन उस समय यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री को अधिकृत किया गया कि प्रधानमंत्री जब भी चाहें इस पद के लिए अपने योग्य उम्मीदवार का ऐलान करें। चूंकि नौबत ऐसे आई कि अब चूंकि चुनाव की प्रक्रिया से जानी पड़ रही है, इसलिए सहमति दोनों पार्टियों ने बिल्कुल साफ कर दिया। तो और आपको याद होगा कि जब शपथ ग्रहण समारोह से ठीक एक दिन पहले जेडीयू की ओर से साफ साफ स्टेटमेंट दिया गया था कि स्पीकर पद के लिए हम बीजेपी के उम्मीदवार के साथ हैं। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बात कही आपने, जेडीयू ने स्थिति साफ कर दी थी, मुझे याद है केसी त्यागी का बयान, लेकिन हमने ये भी देखा कि टीडीपी इससे कतराती हुई नजर आती है। अब टीडीपी का कल क्या रुख रहता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। कमलेश, विस्तार से जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।